जय गोगा जी की दोस्तों, आज की हमारी कहानी है आंचल। बहू, बाथरूम में 2 दिन से तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर फैला तो दो। सुनीता ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहा। अच्छा, फैला दूंगी, अब तो मेरे पीछे ही पड़ जाती है, बहू ने अपने कमरे से तेज आवाज में उत्तर दिया। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? चिल्लाने की बात क्यों नहीं है? कपड़े मेरे हैं, फट जाएंगे तो मैं आपसे मांगने नहीं आऊंगी जिसने मेरा हाथ पकड़ा है, वो खरीद कर भी लाएगा। आपके सिर में क्यों दर्द होने लगा? बहू अपने कमरे से बोलती हुई बाहर निकली और तेज कदमों से चलती हुई बाथरूम में घुस गई और अपना सारा गुस्सा उन बेजान कपड़ों पर उतारती हुई बोलती जा रही थी। अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया है, मेरा थोड़ी देर आराम करना भी किसी को नहीं सुहाता। इस घर के लोग चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर सारे मकान की सफाई करूं, सबकी सेवा करूं, जैसे मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं पत्थर का है। अपने इकलौते बेटे अमनेश के लिए सुनीता ने बहुत सी लड़कियों को देखने के बाद रिनू का चुनाव किया था। दूध की तरह गोरी और बी काम तक पड़ी सर्वांग सुंदरी रिनू को देखते ही सुनीता उस पर मोहित सी हो गई थी और घर आते ही घोषणा कर दी थी कि मेरी बहू बनेगी तो रिनू ही, अन्यथा अमनेश भले ही कुंवारा रह जाए। इस तरह सुनीता ने 2 साल पहले अपने बेटे का विवाह रिनू से कर दिया था। रिनू अपने पूरे परिवार की लाडली थी, विशेषकर अपनी माँ की, इसलिए वह थोड़ी जिद्दी, अहंकारी और स्वार्थी थी। उसके घर में उसकी माँ का ही शासन था। बचपन से रिनू को माँ ने यही पाठ पढ़ाया था कि ससुराल जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपना अलग घर बना लेना। संयुक्त परिवार में रहेगी तो सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। वैसे तो सुनीता के परिवार में भी किसी चीज की कमी नहीं थी, पर रिनू के परिवार के मुकाबले उनकी स्थिति कुछ कमजोर थी। सुनीता के पति रामावतार एक कंपनी में हेड अकाउंटेंट थे। वेतन कम था, पर उसी कम वेतन में उनकी पत्नी सुनीता अपने घर को बड़े ही सलीके से चला रही थी। साथ ही अपने इकलौते बेटे अमनेश को भी उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। इस समय अमनेश एक विदेशी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा था, जिसकी शाखाएं देश भर के बड़े बड़े शहरों में थीं। अमनेश को अक्सर अपनी कंपनी की अलग अलग जगह की शाखाओं का दौरा करना पड़ता था। अमनेश जानता था कि कितनी कठिनाइयों से उसके मम्मी पापा ने उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई है, इसलिए उसका झुकाव हमेशा अपने माता पिता और अपने घर की ओर रहता था। वो अपने वेतन में से कुछ रिनू को देकर बाकी पैसा अपनी मम्मी के हाथों में रख देता था। 2 to 3 महीने तो रिनू ने ये सब देखकर सहन किया। यहाँ की सारी स्थितियों की जानकारी वह अपनी माँ को बताना कभी नहीं भूलती थी। हर रात दिन भर की घटनाओं की जानकारी वह अपनी माँ को दे दिया करती थी और माँ उसे अपना गुरुमंत्र देना कभी नहीं भूलती थी। करीब 3 महीने बाद रिनू ने पहले तो अपने पति पर शासन करना शुरू किया और जब वहाँ बात नहीं बनी तो उसने अपनी सास सुनीता से बात बात में झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक बार जो उसका मुंह खुला तो उसने सुनीता की हर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। अब तो इस घर में हर दिन सास बहू में झगड़ा होने लगा। जिस घर में रिनू के आने से पहले जो शांति थी, अब उस शांति का वहाँ नामो निशान भी न रहा। अब सुनीता अपने घर से थोड़ी दूर एक कमरे में गरीब बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त होने लगी। रामावतार एक शांतिप्रिय व्यक्ति होने के नाते दोनों को कुछ भी कह नहीं पाते थे। पत्नी को अधिक प्यार करते थे, इसलिए उसे अपने तरीके से समझा दिया और बहू के मुंह लगना उचित नहीं समझते थे, इसलिए वे अपने ऑफिस से लेट आने लगे। अमनेश की भी यही स्थिति थी। जिस माँ ने तमाम मुसीबतें झेलकर उसे पाला पोसा, पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया था कि वह इज्जत की रोटी कमा सके, उनसे वो कठोर बातें बोल ही नहीं सकता था। लेकिन रिनू के सामने उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उधर रिनू रात दिन अमनेश के कान भरने लगी कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी। उसे या तो वह उसके मायके पहुंचा दे या दूसरा मकान किराए पर लेकर रहे। शाम को जब अमनेश ऑफिस से आया तो सीधे अपने कमरे में गया। कमरे में रिनू बाल बिखेरे, अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से में बैठी थी। अमनेश ने उससे पूछा, आज क्या हुआ? इस तरह क्यों बैठी हो? आज फिर माँ से झगड़ा हुआ क्या? और क्या तुम्हारी माँ मुझसे प्यार से बात करती हैं?
शेरनी की तरह गुर्राते हुए रिनू ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी के साथ दोपहर का सारा वृतांत रिनू ने नमक मिर्च लगाकर बता दिया। पुरुष सब सह सकता है, पर सुंदर स्त्री के आंसू वह सहन नहीं कर सकता। अमनेश ने फौरन अपना निर्णय सुना दिया कि वह कल ही इस घर को छोड़ देगा। ये बात सुनते ही रिनू के आंसू कपूर की भांति उड़ गए। सोते जागते रात गुजर गई। सुबह जल्दी उठकर अमनेश घर से निकल गया और करीब 2 घंटे बाद घर आकर माँ से बोला कि मैंने अलग मकान देख लिया है और रिनू के साथ दूसरे मकान में जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अपने पापा को आ जाने दो, उनसे बात करके चले जाना। नहीं माँ, अब मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता। हर दिन कलह से अच्छा है अलग रहना, कम से कम शांति तो रहेगी। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। तुम्हें जिस सामान की जरूरत हो ले जा सकते हो, और वैसे भी यह सब कुछ तुम्हारा ही है। कांपती हुई आवाज में अमनेश से कहकर सुनीता ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गईं। उस समय उनकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें वे अपने आंचल से बार बार पोंछ रही थीं। थोड़ी देर बाद अमनेश जाकर एक छोटा ट्रक ले आया, साथ में 2 मजदूर भी थे। मजदूरों ने सामान को ट्रक में चढ़ाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद उसी ट्रक में दोनों पति पत्नी भी बैठकर चले गए। सुनीता की हिम्मत नहीं हुई कि वे बाहर निकलकर उन दोनों को जाते हुए देखें। शाम को जब रामावतार जी ऑफिस से आए तब उन्हें अपनी पत्नी सुनीता से सारी जानकारी मिली। दुख तो बहुत हुआ, पर हर दिन के झगड़े से अच्छा है दोनों जगह शांति तो रहेगी। ये सोचकर वे चुप रहे। उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना नहीं खाया। अमनेश और रिनू को गए हुए करीब 1 वर्ष हो गया था। ठीक दिवाली के 10 दिन बाद ही दोनों ने घर छोड़ा था। दिवाली का त्योहार आया तो हर घर में धूमधाम से तैयारी शुरू हो गई। घरों में दीप जलाए जा रहे थे, पर सुनीता और रामावतार दोनों उदास बैठे अतीत की यादों में खोए रहे। उनमें त्योहार को लेकर न कोई उत्साह था, न कोई उमंग। शाम को सुनीता केवल एक दीपक जलाकर आंगन में रख आई। दिवाली के 2 दिन बाद रामावतार को ऑफिस भेजकर सुनीता बच्चों को पढ़ाने चली गईं, और जब वे शाम को लौट रही थीं, तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक अनजान औरत से हो गई जो उन्हें जानती थी, पर सुनीता उसे नहीं जानती थी। पहले तो उस स्त्री ने सुनीता को नमस्ते की, फिर बताया कि रिनू व अमनेश उसके मकान के पास ही रहते हैं। आज रिनू की तबीयत ज्यादा खराब थी और उसे उसके मकान मालिक ऑटो रिक्शा से अस्पताल ले गए हैं, क्योंकि अमनेश यहाँ है नहीं और रिनू की डिलीवरी होने वाली है। सुनीता ने जब उस औरत से यह पूछा कि रिनू के मकान मालिक उसे लेकर किस अस्पताल गए हैं, तो उसने वर्मा नर्सिंग होम का नाम बता दिया। सुनीता जल्दी से घर आई और एक थैले में कुछ आवश्यक सामान रखा। अलमारी में जो पैसा रखा था उसे लिया और घर को ताला लगाकर ऑटो से वर्मा नर्सिंग होम चली गईं। वहां जाकर जब रिनू के बारे में पता किया तो पता चला कि बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, इसलिए डॉक्टर रिनू को ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। तभी एक नर्स ने आकर आवाज लगाई कि रिनू के साथ कौन है। डॉक्टर एक फॉर्म पर साइन करने और ऑपरेशन फीस जमा कराने के लिए बुला रहे हैं। सुनीता नर्स से जब रिनू के बारे में पूछ रही थी, तब वहीं पर रिनू के मकान मालिक भी खड़े थे। वे समझ गए कि यह स्त्री शायद अमनेश की मां है, तभी इतनी बेचैनी से पूछ रही हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर सुनीता को नमस्ते किया और फिर सारी बातें उन्हें बता दी। सुनीता ने भी उन्हें बता दिया कि रिनू उनकी बहू है। सुनीता उस नर्स के साथ डॉक्टर के कक्ष में चली गई और डा. विमलेश भाटिया को नमस्ते कर उन्हें अपना परिचय दिया कि रिनू उनकी बहू है और वे ऑपरेशन की फीस जमा कराने आई हैं। पहले तो डॉक्टर ने उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए और फिर ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपए जमा कराने को कहा। डॉक्टर साहब, अभी तो आप 10,000 रुपए जमा कर लें, बाकी पैसा मैं अपने पति से फोन करके मंगवा लेती हूँ, जब तक आप उसका ऑपरेशन करें। मुझे किसी भी हालत में जच्चा व बच्चा स्वस्थ चाहिए, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। हाँ, आप ये पैसा काउंटर पर जाकर जमा करा दें और रसीद प्राप्त कर लें। वहीं से आप अपने पति को फोन भी कर दें।
डॉक्टर के पास से आकर सुनीता ने काउंटर पर जाकर पैसा जमा कर दिया और रसीद लेकर वहीं से रामावतार जी को फोन करके सारी बातें बता दी। साथ ही यह भी कह दिया कि जल्दी से 15,000 रुपए लेकर वर्मा नर्सिंग होम में आ जाएं। करीब 1.5 घंटे बाद रामावतार जी वहां पर पैसा लेकर पहुंच गए, लेकिन रिनू के मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। वे ऑपरेशन रूम के पास एक बेंच पर सुनीता के साथ बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक नर्स सुनीता के पास आकर पूछने लगी कि रिनू के साथ कौन आया है। सुनीता ने कहा, मैं रिनू की सास हूँ। बधाई हो, लड़की हुई है। नर्स ने कहा, बच्ची और उसकी माँ दोनों स्वस्थ हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक नर्स ने लड़की को लाकर सुनीता को दिखाया, जिसे बड़े प्यार से उन्होंने पहले तो देखा, फिर उसका माथा चूम अपने पति से कुछ इशारा किया। रामावतार जी ने 500 रुपए का नोट निकालकर नर्स को देते हुए कहा कि यह मेरी तरफ से आप सब लोगों को मिठाई खाने के लिए है। थोड़ी देर बाद रिनू को एक स्ट्रेचर पर लिटाकर वार्ड में लाया गया। उस समय वह बेहोश थी। वार्ड में एक बिस्तर पर लिटाकर उसके पास के पालने में बच्ची को भी लिटा दिया गया। सुनीता वहीं एक बेंच पर बैठकर कभी बच्चे को तो कभी रिनू को देखती रही और पति को घर भेज दिया। करीब 4.5 घंटे बाद रिनू को होश आया। उसने आंखें खोली तो देखा उसकी सास सुनीता उसके पास बैठी है और उसकी गोद में एक बच्चा है। सास बोली, लक्ष्मी आई है, ठीक तुम्हारी तरह। तुम भी शायद जब पैदा हुई होगी तो ऐसी ही होगी, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा और रिनू के माथे पर हाथ फेरने लगी। रिनू को बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी उसके मकान मालिक भी वहां आ गए और बोले, रिनू, जब तुझे लेकर मैं यहाँ आया था तब मेरी पत्नी की तुम्हारी मम्मी से बातें हुई थीं और उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही अस्पताल पहुँच रही हैं, पर अभी तक न खुद आई और न तुम्हारे पापा आए हैं। शाम हो गई थी, अभी तक सुनीता ने कुछ नहीं खाया था, बल्कि चाय तक भी नहीं पी थी। रात भर वह बेड के पास स्टूल पर बैठी कभी रिनू का सिर दबाती तो कभी बच्ची के रोने पर उसे उठाकर घुमाती। इस तरह जिम्मेदारी को ढोते उनकी रात आंखों आंखों में कट गई। सुबह रामावतार थमस में चाय लेकर आए और दोनों को कपों में डालकर चाय दी। फिर पत्नी की ओर देखते हुए कहा, तुम अब घर जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। कल से तुमने खाना भी नहीं खाया है। तुम्हारा खाना किचन में कल से ज्यों का त्यों बना हुआ रखा है। घर जाओ और रिनू के लिए खिचड़ी बनाकर लेती आना। तब तक मैं यहाँ पर बैठता हूँ। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। सुनीता दोनों को बहुत सी हिदायतें देकर चली गईं। रामावतार वहीं बेंच पर बैठ गए। करीब 1 घंटे बाद कुछ सोचकर रिनू से उन्होंने कहा, बेटा, मैं जरा बाहर बैठता हूँ, कोई चीज चाहिए तो नर्स से कहलवा देना, और वार्ड से बाहर निकल गए। रिनू के बगल वाले बेड पर भी एक स्त्री को ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ वहीं पर बैठी हुई थी। जब रामावतार वार्ड से बाहर चले गए तब वो औरत अपनी जगह से उठकर रिनू के बेड के पास आ गई और पूछने लगी, तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे स्वभाव के मालूम पड़ते हैं। खासकर तुम्हारी मम्मी तो बहुत ही अच्छी हैं। बेचारी रात भर तुम्हारी सेवा करती रही हैं। ये दोनों मेरे मम्मी पापा नहीं, सास ससुर हैं। क्या? वो औरत आश्चर्य से रिनू का मुंह देखने लगी। फिर उसने कहा, क्या दुनिया में ऐसी भी सास होती है जो कल से बिना खाए पिए अपनी बहू की सेवा कर रही है? बेटी, तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसे सास ससुर मिले हैं। पूरा वार्ड अब तक यही समझ रहा था कि ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना कर सकती है, यह मैंने पहली बार देखा है। अगर हर सास तुम्हारी सास जैसी हो जाए तो कोई बहू जल कर नहीं मरेगी, कोई बहू गले में फंदा लगाकर नहीं मरेगी, कोई बहू जहर खाकर या गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान नहीं देगी। मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि कभी अपनी सास को तकलीफ मत देना, कभी उनसे कठोर बातें मत बोलना, और बेटी, सच्चे मन से उनकी बुढ़ापे में सेवा करोगी तो इस बुढ़िया की आत्मा तुम्हें आशीर्वाद ही देगी। इतने में एक नर्स रिनू को इंजेक्शन लगाने आ गई। उस औरत की बेटी ने शायद पानी मांगा और उसे वो पानी पिलाने चली गई। रिनू सोचने लगी कि उसकी मम्मी भी एक औरत है और उसकी सास भी, पर दोनों में कितना फर्क है। एक केवल शासन करना चाहती है, दूसरी नम्रता पूर्वक अनुसरण।
एक किसी के घर को तोड़ना चाहती है तो एक घर को बचाने के लिए स्वयं तकलीफ उठाती है। एक में दिखावा है, अभिमान है, तो दूसरी में गंभीरता एवं सहजता है। पहली नारी है इसलिए सम्माननीय है, दूसरी सम्मान के साथ साथ श्रद्धा व प्रेम की पात्र भी है। एक केवल जननी है तो दूसरी माँ रेणु की आंखें छलक रही थी। बेटा चाय पी लो। रामावतार की आवाज से रेणु का ध्यान भंग हो गया। रेणु ने बड़े ध्यान से अपने ससुर की ओर देखा और सोचने लगी, इस व्यक्ति ने आज तक मुझे बेटा के सिवा और किसी नाम से बात नहीं की और न ही कठोर शब्द बोले। इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करके मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। फिर रेणु का ध्यान भंग हुआ क्योंकि रामावतार जी बगल वाली स्त्री से कह रहे थे, बहन जी आपको एक कष्ट दे रहा हूँ, आप मेरी बहू को हाथ लगा कर उठा दे ताकि वह चाय पी ले। वो औरत उठी और रेणु को उठाकर चाय पिलाने लगी तो रामावतार जी वार्ड से बाहर चले गए। करीब 10 बजे सुनीता खिचड़ी और कुछ साफ सुथरे कपड़े लेकर आ गईं और रेणु को धीरे से बैठाकर चम्मच से अपने हाथ से खिलाने लगी। आज उसे यह खिचड़ी मोहन भोग के समान लग रही थी। शाम को करीब 4 बजे रेणु के पापा गिरधारी प्रसाद और उसकी मम्मी रजनी ने एक साथ वार्ड में प्रवेश किया। उस समय सास सुनीता रेणु के बालों में कंघी कर रही थीं। बेड की दूसरी तरफ एक खाली बेंच पर वे दोनों बैठ गए। दोनों का यहाँ आना ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पार्टी में आए हों। गिरधारी प्रसाद बार बार अपनी टाई को ठीक कर रहे थे और रजनी का तो कहना ही क्या था। दोनों के कपड़ों से महंगे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। पूरा जचा बच्चा वार्ड उस खुशबू से महक रहा था। दोनों ने औपचारिकता वश हाथ जोड़कर सुनीता को नमस्कार किया पर फिर उनसे कोई बात नहीं की। एक थैले में कुछ सामान रखकर सुनीता ने उठते हुए कहा, रेणु जितना मुझसे बन सका मैंने कर दिया। अब तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम भी 1 सप्ताह बाद अपना टांका कटवा कर अपने घर चली जाओगी। और हाँ, आज तक की दवाइयों का और अस्पताल के बिल का भुगतान मैंने कर दिया है, जिसकी सारी रसीदें तुम्हारे तकिए के नीचे रखी हैं। अमनेश आएगा तो उसे मेरा आशीर्वाद कह देना। इतना कहकर चलने के लिए जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, अचानक लगा कि उनका आंचल कहीं फंस गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रेणु उनका आंचल पकड़े हुए है और डबडबाए आंखों से उन्हें ही देखे जा रही है। सुनीता ने आंचल छुड़ाने का प्रयास किया तो रेणु धीरे से बोली, मम्मी क्या अपनी इस मूर्ख बेटी को माफ नहीं करोगी? सुनीता ने झट से रेणु का सिर अपनी छाती से लगा लिया और उस समय उनकी भी आंखें छलछला उठीं। उन्होंने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, पगली, कहीं माँ भी अपनी बेटी से नाराज होती है, स्वयं को मूर्ख क्यों कहती है? अरे सैकड़ों लड़कियों में से चुनकर तुझे मैं अपने घर लाई थी, तो तू मूर्ख कैसे हो गई? तू मेरी बहू नहीं बेटी है और बेटी ही तुझे समझा है। सुनीता रोती जा रही थी और कहती जा रही थी, ज्यादा नहीं रोते बेटा, अभी तुम्हारा शरीर कमजोर है, टांके कच्चे हैं, रोने से उन पर जोर पड़ता है और टूटने का भय रहता है। ये कहते हुए वे अपने आंचल से उसके आंसुओं को पोंछने लगी। अचानक सुनीता का ध्यान दूसरी तरफ बैठे गिरधारी प्रसाद और उनकी पत्नी रजनी की ओर गया तो वे लोग कब के चले गए थे। शायद रजनी ने सोचा होगा कि यहाँ अब उनका कोई काम नहीं, क्योंकि उनकी कोई भी विद्या अब रेणु पर असर नहीं करने वाली। 1 सप्ताह बाद रेणु के टांके कट चुके थे और उसे अस्पताल से छुट्टी की अनुमति मिल गई थी। अमनेश भी टूर से वापस आ गया। जब वह अपने कमरे पर गया तो उसे वहां सारी बातों की जानकारी मिल गई। वह अपना सामान कमरे में रखकर सीधे ही अस्पताल चला गया। माँ को रेणु के पास देखकर पहले तो ग्लानि से अमनेश के पांव ही आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन जब उसने रेणु और अपनी मम्मी को मुस्कुराते हुए देखा तो मम्मी के पास जाकर उनके चरण छूकर प्रणाम किया। अस्पताल से जिस दिन रेणु को छुट्टी मिली उसने स्पष्ट कह दिया कि वह अब किराए के मकान में न जाकर मम्मी के साथ सीधे अपने घर जाएगी। इसलिए उसे लेकर सुनीता घर आ गई थी। अब उस घर में खुशियां ही खुशियां थीं। सभी के चेहरे मुस्कुराते रहते थे। नन्ही सी जान सबके लिए खिलौना बनी हुई थी। रेणु पर अभी बहुत प्रतिबंध था, इसलिए वह केवल अपने कमरे में लेटी रहती थी।
घर का सारा काम सुनीता ही करती थी। सुनीता ने रेनू के पास आकर कहा, बेटी मैं जरा बाजार जा रही हूँ और बाहर से ताला लगा देती हूँ ताकि तुझे बार बार उठना ना पड़े। और वे बाहर से ताला लगाकर चली गईं। रेनू अपने कमरे में आकर बेटी को दूध पिलाते हुए सो गई। अचानक उसकी आंख खुली तो देखा कि कमरे में ट्यूबलाइट जल रही है। वह धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि आंगन में चावल के घोल का अल्पना बना हुआ था और वहाँ पर बहुत से दीपक रखे हुए हैं जिन्हें मम्मी जी बैठकर जला रही हैं। दिवाली बीतने के बाद मम्मी जी दीपक जला रही हैं। ये रहस्य उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह धीरे से अपनी सास के पास गई। रेनू की पायल की आवाज से सुनीता का ध्यान दरवाजे की ओर गया तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर रेनू बहू खड़ी है। रेनू ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, मम्मी दिवाली तो कब की बीत गई, फिर ये सब आज क्यों? सुनीता मुस्कुराते हुए रेनू की थोड़ी को ऊपर उठाते हुए बोली, मेरे घर वर्षों बाद मेरे बच्चे आए हैं तो दिवाली तो अभी ही मनाऊंगी। मेरी बेटी दिवाली के बाद गई थी और दिवाली के बाद अपने साथ मेरी पोती भी लेकर आई है। इस खुशी में मैंने आज दिवाली मनाई है। जाओ तुम भी अच्छी सी साड़ी पहन लो और परी को नए कपड़े पहना दो। मैंने तुम दोनों के लिए नए कपड़े अलमारी में रख दिए हैं, फिर हम सब साथ मिलकर दीपक जलाएंगे। रेनू का हृदय गदगद हो गया। वह अलमारी से कपड़े लेकर बाथरूम में बदलने चली गई। रेनू ने झुककर पहले सुनीता के पैर छूकर प्रणाम किया, फिर उसने कहा कि मम्मी परी को आज यही आशीर्वाद दे कि इसमें आपके जैसे गुण आ जाएं और वह जिस घर में जाए उस घर को स्वर्ग बना दे। आंगन में रखी परात में जो 11 दीपक जल रहे थे, आज उनकी लौ रेनू को बड़ी ही सुंदर लग रही थी। वह अपलक केवल जलते दीपकों को ही देखे जा रही थी और वे जलते हुए दीपक उसे यूं लग रहे थे मानो उन दीपकों की लौ से उसका जीवन ही जगमगा गया। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।